मीरवाइज को कैसे नेता के तौर पर आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम में आकर वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मेन स्ट्रीम हो गया है हुजूर, मेरी समझ में। इससे ज़्यादा मेन स्ट्रीम क्या करोगे उसको? वो अब पाकिस्तान की बात तो नहीं करता है। हुँ? वो तो यही कहता है कि कश्मीर का हल निकालिए। हल तो हो चुका है कश्मीर का, उसको सिर्फ कंट्रीब्यूट करना है इस हल में, उसको पार्टिसिपेट करना है इस हल में। शायद एक दिन आए कि वो भी चीफ मिनिस्टर बन जाए। मैंने कहा ये ठीक है हमारे लिए। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि आज भी कहता हूँ कि अगला चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ही बनेगा। यानी आप ये कि हवाएं जिधर चलें उधर चलें, आपका अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का उमर अब्दुल्ला होने जा रहा होगा, उमर साहब ही होंगे। है। सरकार पीडीपी के साथ बनी। क्यों? क्योंकि उमर साहब इलेक्शन हार गए थे और दिल्ली चाहती थी कि उमर साहब ही चीफ मिनिस्टर बने। पता नहीं आपको ये बात याद है या नहीं याद है। दिल्ली चाहती थी कि उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने शुरू किया कहना उमर साहब ने ख़ास तौर पे कि दिल्ली ने हमें इलेक्शन हरवाई है। बात उल्टी थी, रियलिटी जो थी इट वाज द ऑपोजिट। मैंने कोई जगमोहन साहब का हाथ नहीं देखा पंडितों को निकालने में, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि हालात इतने ख़राब थे उन दिनों में कि जगमोहन साहब वुड बी ए वेरी रिलीव्ड मैन कि जा रहे तो अच्छा है, पंडित नहीं मानने चाहिए, ये बहुत बुरी बात होगी। उनके बारे में मैं ये कहूँगा, जब मुफ्ती साहब मेरे से बातचीत करने लगे तो बोले यार मुझे डॉक्टर साहब से तो मिलवा दो। मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं नहीं आप जानते हो। मैंने कहा फिर हमारे घर आ जाइए। दोनों आए, दोनों ने खाना खाया और मैं बाहर चला गया। मैंने कहा जब दो कश्मीरी बोलते हैं तो मुझे बाहर ही चला पंजाबी को बाहर रहना चाहिए। पंजाबी को बाहर रहना चाहिए। तो मैं बाहर चला गया। आधा घंटा ये बात करते रहे, विस्की पीते रहे, फिर हम वापस आए। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम लगभग मुकम्मल कर चुका है और इंतखाबात जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त अनाउंस हो सकते हैं, ये केंद्र सरकार का कहना है। दूसरी तरफ हालात जम्मू कश्मीर में यूं हैं कि आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। वादी में इस वक्त टूरिस्टों का नंबर जो है वो इतना ज़्यादा है कि कहा यह जा रहा है कि शायद पिछले सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगा, लेकिन आतंकवादी गतिविधियाँ भी हो रही हैं। इस सब के बीच में आने वाले कल के जम्मू कश्मीर को वो लोग जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में एक लंबा वक्त दिया है और जानते और समझते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति को, उनसे बात करना ज़रूरी है। मेरे साथ इस वक्त पूर्व रॉ चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जम्मू कश्मीर के मामलों को लेकर प्रधानमंत्री के साथ रहे एएस दुल्लत हैं। दुल्लत साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुजूर। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आज के जम्मू कश्मीर को कैसा देखते हैं पोस्ट 5 अगस्त 2019 वाले जम्मू कश्मीर? देखिए ऐसा है कि जब ये 370 का एब्रोगेशन हुआ तो मुझे अफसोस हुआ और इमोशनली सेंटिमेंटली यू कैन से मैंने लिखा भी, बोला भी उस समय कि ये गलत हो रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 370 तो 75 में ख़त्म हो गया था जब शेख साहब ने अकॉर्ड किया। तो अब तो फिग लीफ रह गया था। तो अगर उससे कश्मीरी खुश है तो उसको चलने दीजिए, उसमें क्या है। लेकिन अब ये किस्सा जो है इनके बीजेपी या एनडीए के मैनिफेस्टो में था तो ये होना था, हुआ। अब मेरा मानना ये है कि जो हो गया है अब ठीक है, इट्स डन, इट्स डस्टेड। अपने अडवाणी जी कहा करते थे जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब भी ऑटोनॉमी की बात होती थी वो कहते थे ठीक है ऑटोनॉमी अपनी जगह है, बट ये 52-53 की बातें मत करिए। द क्लॉक कैन नॉट बी पुट बैक। सो आई विल से द सेम थिंग टुडे। 370 इज गॉन, दैट क्लॉक कैन नॉट बी पुट बैक। जो नया स्ट्रीम को कश्मीर में उनका कहना है कि मैटर इज सब जुडिस, मैं भी कहता हूँ इट इज सब जुडिस, तो फिर लेट द कोर्ट डिसाइड।
मुझे एक और सोच आती थी उन दिनों में कि ये तो ठीक है, कश्मीरी तो ग्रेजुअली इज कमिंग राउंड टू एक्सेप्टिंग कि 370 गया, पाकिस्तान को कैसे मनवाएंगे इस बात पे, कैसे राज़ी करेंगे? क्योंकि हालांकि पाकिस्तान, मैं आपको बताता हूँ, बाजी हार चुका है कश्मीर में, बहुत साल हो गए अब, लेकिन फिर भी इशू बनाते हैं, फिर भी बात करते हैं कश्मीर की। तो मैंने कहा ये इसको कैसे हम, तो फिर मुझे ख्याल आया जो मुशर्रफ साहब कहा करते थे, बार बार उन्होंने ये एक बात कही थी जो बड़ी गज़ब की बात थी, बड़ी रीज़नेबल बात थी, बड़ी मॉडरेट बात थी कि जो भी कश्मीर और कश्मीरियों को ठीक लगे पाकिस्तान उसके साथ चलेगा। तो अगर अब कश्मीरी हैज़ रिकनसाइल्ड टू एब्रोगेशन ऑफ 370, तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ़ हो सकती है? और मैं समझता हूँ पाकिस्तान अब इस पर राज़ी भी हो गया है, मानता है कि ये एज ए पुट इट, ये इनका डोमेस्टिक इशू है। तो ठीक है, 370 गया। अब बात रहती है स्टेटहुड की, जिसको हमारे लीडरान, प्राइम मिनिस्टर भी, होम मिनिस्टर भी मेरे ख्याल पार्लियामेंट में कह चुके हैं। डिलिमिटेशन और चुनावों के फौरन बाद जो है स्टेटहुड रिस्टोर कर दी जाएगी। हाँ, अब इशू वही है कि ये इलेक्शन से पहले होगा या बाद में होगा। आई वुड थिंक कि अगर इफ़ यू वांट टू गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू एवरीबडी, तो पहले हो जाए तो बेहतर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब होने वाला है, ये इलेक्शन के बाद ही होगा। लेकिन दौलत साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय का में जम्मू कश्मीर को कैसे नई दिल्ली डील कर रही थी वो भी देखा है, और उसके बाद आपने 2014 के बाद के समय को भी देखा है। दोनों समय का अगर आपको आंकलन करने के लिए कहा जाए तो आप किस तरीके से देखते हैं अप्रोच में, उस अप्रोच में और इस अप्रोच में फ़र्क क्या आपको नज़र आ रहा है? और क्या आप ये मानते हैं कि जो आज की अप्रोच है वो आज के हिसाब से सही थी, वो जो तब की अप्रोच थी वो तब के हिसाब से सही? मेरा ख्याल है दोनों अप्रोचें अपने अपने समय के हिसाब से ठीक थी, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बदल चुका है पिछले 5-7 साल में, अगर आप देखें तो रियलिस्टिकली। लेकिन वो जो समय था, तो आपको याद होगा जब अटल जी एक बार कश्मीर गए, उनसे पूछा गया, बातचीत की बात हो रही थी तब, तो उनसे पूछा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होंगी क्या बातें हुर्रियत के साथ? तो उन्होंने कहा कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात क्यों करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं, हम कश्मीरियत की बात करते हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू द अदर इशू कि कश्मीरियत, मैं समझता हूँ अभी भी ज़िंदा है। मेरी, आप तो जानते हैं उनको, जम्मू ही रहते हैं वो ज़्यादा, संपत प्रकाश जी से बात हो रही थी रिसेंटली, क्योंकि मैं उनको, हाँ, मैं उनको एक अथॉरिटी मानता हूँ इस चीज़ में। तो मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है कि ये कश्मीरियत ख़त्म हो चुकी है? बोले नहीं, बुरी तरह घायल है, पर हम इसको खड़ा करेंगे। तो आई थिंक दैट्स सम्स इट अप परफेक्टली कि कश्मीरियत ख़त्म नहीं होगी। देखिए ना, अब अफसोस ज़रूर होता है कि अब फिर किसी पंडित को घायल कर दिया या गोली मार दी या ये वो जो भी है, पर अगर आप देखें पिछले 3.5 सालों में कोई पंडित टारगेट तो नहीं हुए कश्मीर में आफ्टर एब्रोगेशन। साथ साथ रहते हैं पंडित और मुसलमान। तो ये कश्मीरियत की खूबी है ना, ये जो सूफ़ी थिंकिंग है उसकी खूबी है ना, मैं तो यही मानता हूँ। दरअसल जैसे आपने कहा ये खूबसूरती है, मुझे ये भी बताइएगा कि एक बस्ता बंद हो गया है हुर्रियत का, मुकम्मल तौर पर हुर्रियत के जितने भी लीडर हैं, कुछ जो लीडर हैं वो तो जेल में हैं, जो ज़िंदा हैं उन्होंने वो बिल्कुल जो हैं हाशिए पे चले गए हैं। और अगर मैं सहाफ़ी के तौर पे कईयों के पास गया, मैंने कहा जी आपसे बात करनी है, तो उन्होंने कहा जी बात करने के लिए बचा ही कुछ नहीं, तो बात क्या करें। तो आप मुझे बताइए, जो बस्ता बंद किया गया है, क्या आप मानते हैं कि वाकई इससे अलगाववाद जो है ख़त्म समझा जाए? आबादी के अंदर कोई अलगाववादी लीडर नहीं है, अलगाववाद की जो वहाँ पे हवाएँ थी वो हवाएँ अब चलना बंद हो गई? देखिए, जब मैंने कहा ना पाकिस्तान बाजी हार चुका है, तो उसके साथ अब ये सेपरेटिज्म भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि अभी भी मीरवाइज साहब हैं जो एक लीडर हैं,
उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो उसका बस्ता बंद हो गया। उसका बस्ता भी बंद नहीं होगा, उसका एक फ्यूचर है। अब कब होगा क्या होगा ये दिल्ली और उसके बीच की बात है। कि आप मैं ये मानता हूँ कि आज भी अगर दिल्ली उसको यहाँ बुलाए तो वो बात करने के लिए तैयार होगा, ये मेरी फीलिंग है। मीरवाइज को कैसे नेता के तौर पर आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम में आकर वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मेन स्ट्रीम हो गया है हुजूर, मेरी समझ में इससे ज़्यादा मेन स्ट्रीम क्या करोगे उसको। वो अब पाकिस्तान की बात तो नहीं करता है। वो तो यही कहता है कि कश्मीर का हल निकालिए। हल तो हो चुका है कश्मीर का, उसको सिर्फ कंट्रीब्यूट करना है इस हल में, उसको पार्टिसिपेट करना है इस हल में। शायद एक दिन आए कि वो भी चीफ मिनिस्टर बन जाए। दौलत साहब, एक स्टूडेंट आपके उनको मतलब जो मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट करेंगे, सज्जाद लोन को लेकर कहा जाता है कि वो आपके स्टूडेंट रहे हैं और आप उनका पॉलिटिकल फ्यूचर कैसा देखते हैं और क्या आप ये मानते हैं कि वादी के अंदर सज्जाद गनी लोन एक पावरफुल पोटेंट फोर्स हैं, सैयद अल्ताफ़ बुखारी एक पावरफुल पोटेंट फोर्स है? ये मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। देखिए, दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है अलग अलग। आपने कहा कि सज्जाद मेरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं है, वो बहुत कारीगर है, लेकिन मैं उसको छोटा भाई मानता था। अल्ताफ़ साहब के साथ और भी पुरानी दोस्ती है, उनके वालिद साहब के साथ भी शुरुआत वहीं से हुई थी। तो अब ये अपना अपना है, अपने अपनी लाइन पे चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कश्मीर में ये सारी लाइनें जो हैं कहीं जाके मर्ज करेंगी। मर्ज करेंगे, पर यूं तो कहा जा रहा है कि उन्हें कि ये बीजेपी की बी टीम है। बी हो या सी हो, ये तो आंकड़े बताएंगे ना जब इलेक्शन होगा। तो अगर आपके पास 25 सीटें हैं या 15 सीटें हैं तब तो आप बात कर सकते हैं। अभी आप मुझे याद दिला रहे थे कि 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की 28 सीटें थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन सरकार नहीं बना हुआ है। सरकार पीडीपी के साथ बनी क्यों? क्योंकि उमर साहब इलेक्शन हार गए थे और दिल्ली चाहती थी कि उमर साहब ही चीफ मिनिस्टर बने। पता नहीं आपको ये बात याद है या नहीं याद है। दिल्ली चाहती थी कि उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने शुरू किया कहना, उमर साहब ने ख़ास तौर पे, कि दिल्ली ने हमें इलेक्शन हरवाई है। बात उल्टी थी, रियलिटी जो थी इट वाज द ऑपोजिट। इट वाज द ऑपोजिट। दिल्ली चाहती थी कि, क्योंकि उमर साहब अटल जी के साथ मिनिस्टर थे, पहले कॉमर्स में फिर एक्सटर्नल अफेयर्स में, और अटल जी के साथ वो बाहर विदेश भी गए 2-3 बार। तो अटल जी को जो भी उन्होंने देखा उसको उस लड़के में अच्छा ही लगा, पसंद आया। तो उन्होंने कहा ये ठीक है हमारे लिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि, आज भी कहता हूँ कि अगला चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ही बनेगा। यानी आप ये कि हवाएं जिधर चलें उधर चलें, आपका अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का उमर अब्दुल्ला होने जा रहा है? होगा, उमर साहब ही होंगे। वो कैसे हो सकता है? समीकरण ना बन पाए? देखिए, ये बात मैंने 2008 में भी कही थी, तो तब भी वो एक rediff.com से आती थी मुझे मिलने, शीला भट्ट। उसने कहा ये कैसे कह रहे हो? मैंने कहा इंस्टिंक्टिवली कह रहा हूँ। तो आज भी मैं इंस्टिंक्टिवली कह रहा हूँ, मुझे कोई अंदरूनी कोई खबर तो है नहीं। आपके पास रहती है ये खबरें। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपकी जाती हमदर्दी भी, जाती प्यार भी हो सकता है जिसके चलते आप ये कह रहे हैं। देखिए, प्यार से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। प्यार से इलेक्शन जीतना मुश्किल है। नहीं नहीं, मेरे प्यार से उनको इलेक्शन जीतना नहीं नहीं, उनका अपना प्यार जो है कश्मीर के लिए वही आगे काम आएगा। देखिए, बड़ी साफ बात करता हूँ, डॉक्टर साहब के स्टेटस का या डॉक्टर साहब से बड़ा नेशनलिस्ट कश्मीर में आपको नहीं मिलेगा। 2 दिन पहले यहाँ फंक्शन था, आपके पुराने जो गवर्नर साहब थे ना, सत्यपाल मलिक जी, वो वहाँ थे और डॉक्टर साहब भी थे। अब मलिक साहब आजकल मेघालय में हैं। हाँ, तो जब ये दोनों साथ बैठे तो मलिक साहब ने कहा अगर डॉक्टर फारूक और उसका बाप ना होता तो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं होता।
ये 2 दिन पहले की बात है। हाँ, मेरा ख्याल है हाशिम कुरैशी के इंटरव्यू में और हाशिम की और डॉक्टर साहब की इतनी आजकल अच्छी बनती नहीं है। एक ज़माना था बड़े करीबी थे, आजकल इतना नहीं है। लेकिन उसने भी यही बात कही कि अगर कोई नेशनलिस्ट लीडर है कश्मीर में तो डॉक्टर ही है। मुझे दौलत साहब ये भी बताइएगा, मैं जब किसी से जो ऑफिसर्स 1988, 99, 90 की दहाई में कश्मीरवादी कश्मीर में रहे हैं, मैं जब उनसे बात करता हूं तो वो एक बात बड़ी बेबाकी के साथ कहते हैं कि आप तमाम जितने इल्ज़ामात गवर्नर जगमोहन के ऊपर लगाते हैं कि जी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के निकलने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे, आपको ये भी देखना होगा कि उस वक्त जो है वज़ीर दाखिला कौन थे और वज़ीर दाखिला की फ़ारूक अब्दुल्ला के साथ मोहब्बत और क़ुर्बत कितनी थी। ये ऐसा है, ये अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं सियासत में। मैं वहीं था जब ये सारा कुछ हुआ, मैं वहीं था जब जगमोहन साहब वापस आया एज गवर्नर। मैंने कोई जगमोहन साहब का हाथ नहीं देखा पंडितों को निकालने में, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि हालात इतने ख़राब थे उन दिनों में कि जगमोहन साहब वुड बी ए वेरी रिलीव्ड मैन कि जा रहे तो अच्छा है, पंडित नहीं मानने चाहिए, ये बहुत बुरी बात होगी। उनके बारे में मैं ये कहूँगा। अब बात आप कर रहे हैं या हिंट कर रहे हैं मुफ्ती साहब की। मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे। मुफ्ती साहब और डॉक्टर साहब की कभी बनती है, कभी नहीं बनती, ज़्यादातर नहीं बनती। और डॉक्टर साहब अपने अंदाज में ये भी कहा करते थे, मुफ्ती सिलवा रहा है अचकन, मुफ्ती अचकन तैयार कर रहा है। नहीं, लेकिन मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम भूल जाते हैं, वो हिस्ट्री दोहराना चाहता हूँ मैं कि जब वीपी सिंह की सरकार गिरती है, ख़त्म होती है और मुफ्ती साहब दिल्ली आ जाते हैं और आगे कोई रास्ता नहीं दिखता, तो 2 या 2.5 साल मुफ्ती साहब एक ही बात कहते रहते हैं कि फ़ारूक अब्दुल्ला के अलावा कश्मीर का कोई हल है ही नहीं। ये आप अखबारों में देख लीजिए, कोट है मुफ्ती साहब का, नॉट वंस बट मैनी टाइम। और आखिर में जब मुफ्ती साहब मेरे से बातचीत करने लगे तो बोले, यार मुझे डॉक्टर साहब से तो मिलवा दो। मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं आप जानते हो। मैंने कहा फिर हमारे घर आ जाइए। दोनों आए, दोनों ने खाना खाया और मैं बाहर चला गया। मैंने कहा जब 2 कश्मीरी बोलते हैं तो मुझे बाहर ही चला जाए, बाहर रहना चाहिए, पंजाबी को बाहर रहना चाहिए। तो मैं बाहर चला गया, आधा घंटा ये बात करते रहे, विस्की पीते रहे, फिर हम वापस आए, खाना खाया। और क्या चाहते हैं? नहीं, जैसे आपने कहा, लेकिन मैं आपसे इसीलिए ये समझना चाहता हूँ कि क्या वाकई इनकी आपसी रंजिशें इतनी ज़्यादा थी जिसके चलते मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने डेलिबरेटली जगमोहन को उस वक्त जो है गवर्नर बनाकर जो है भेजा, या आपको लगता है कि जगमोहन के काम को देखकर उनको गवर्नर बना के भेजा गया? नहीं, उसमें ज़रूर मुफ्ती साहब का रोल था। आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग मुफ्ती साहब का रोल था, अरुण नेहरू का रोल था, और जगमोहन साहब आना चाहते थे वापस। और डॉक्टर फारूक ने यहाँ वीपी सिंह को भी कहा था और जॉर्ज फर्नांडिस जिनके साथ उनका ज़्यादा याराना था, उससे भी कहा था कि अगर जगमोहन आएगा तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो जगमोहन अपनी किताब दिन जगमोहन आता है 19 जनवरी को, उसी दिन डॉक्टर साहब ने 11:30 बजे इस्तीफ़ा दे दिया, उसमें कोई डाउट नहीं था। दौलत साहब, आपसे जानना चाहूँगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जगमोहन को लेकर तकरीरों में ये कहते हैं कि 3 डब्बे रख दिए जाएं, एक कांग्रेस का, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का, एक जगमोहन का। जगमोहन जी, डब्बा आपका जो है वो वोटों से भर जाएगा, लोग इतना आपसे खुश हैं। और 1984 से लेके जुलाई 1999 तक वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहते हैं। इसी के बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का चीफ मिनिस्टर का टेन्योर भी है। तो इतनी अचानक उनके लिए एनिमोसिटी और ये कहना कि अगर ये आएगा तो मैं छोड़ूंगा, इसके पीछे क्या कारण रहा? इसके पीछे बहुत कारण थे। आपको मालूम है कि 84 में जब डॉक्टर साहब को डिसमिस किया तो इंदिरा जी ने खास जगमोहन साहब को भेजा, क्योंकि बीके नेहरू ने इनकार कर दिया था। उसने कहा आप गलती कर रहे हैं, इंदू जी आप गलती कर रही हैं, वो उनके कज़न थे। तो तब जगमोहन साहब को भेजा कि इसको, अब जगमोहन साहब चाहते थे कि गवर्नर ज़रूर लगाएंगे वहाँ जाकर, लेकिन वहाँ तो GM शाह साहब तैयार थे, बाकी 12 लोग तैयार थे।
बल्कि आपको पता नहीं याद है या नहीं, इन्होंने लोन साहब को भी इनवाइट किया था। अब्दुल गनी लोन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, और कौन सा लोन है तो लोन साहब को भी इनवाइट किया था जीएम शाह ने, लोन ने इनकार कर दिया। ये एक बड़ी गजब की कहानी है, कभी आप इस पर रिसर्च करिए कि लोन साहब और फारूक साहब, डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी बनती थी और ये टाइम टाइम पे एक दूसरे के काम आए हैं। इस पर स्टडी करिए आप हिस्ट्री में। आप इशारा इस तौर तो नहीं कर रहे हैं कि लोन साहब के सुपुत्र सज्जाद गनी लोन भी उमर अब्दुल्ला के आने वाले वक्त पे काम आ सकते हैं? ये तो सज्जाद से पूछ लीजिए, मुझे नहीं मालूम। हमदर्दियाँ इनकी हैं या इनकी हमदर्दियाँ नहीं हैं? नहीं, अब इन चीज़ों में मैंने आपको जो कहना था कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व रॉ चीफ ए एस दुल्लत। आपने कश्मीर को लेकर इनसे सारी बातें सुन ली और एक बात बिल्कुल साफ सी इन्होंने कही, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपरी सतह पे हमको नज़र नहीं आती हैं। हमको लगता है कि ये ऐसा है कश्मीर में, ये वैसा है कश्मीर में, लेकिन अंदर खाने क्या है उसको समझना और उसको भेदना बड़ा मुश्किल काम है। इसी की ओर इशारा किया पूर्व रॉ चीफ ए एस दुल्लत ने।